हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको मालूम है कि उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और दोनों ही एस्पेक्ट में जो अमाउंट होती है वो इक्वल होती है। यानी कि अगर आपने डेबिट साइड में 10,000 नोट करा है तो क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है वो भी आपके पास में 10,000 ही होगी। और ये आपके पास में जो प्रिंसिपल बनता है ये डुअल एस्पेक्ट की बेसिस पर बनता है। यानी कि किसी भी एस्पेक्ट के ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसी बेसिस पर हमारी एक इक्वेशन बनती है जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब हो गया आपके पास में टोटल क्लेम यानी कि टोटल लाइबिलिटी। अब देखिए, जो लाइबिलिटी होती है आपके पास में वो दो टाइप की लाइबिलिटी होती है, एक जिसे हम बोलते हैं इंटरनल और एक लाइबिलिटी होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल। अब इंटरनल लाइबिलिटी जो बिजनेस है उस बिजनेस को रन करने वाले जो ऑनर हैं उनको हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं और उसको हमेशा हम नोट करते हैं कैपिटल के नाम से। और किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी लॉस हो, कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम हो या कोई भी हमारे पास में प्रॉफिट मींस गेन हो, उन सब का इफेक्ट हमारे पास में इस इंटरनल लाइबिलिटी मींस कैपिटल पर पड़ता है। और हमारे पास जब लाइबिलिटी दो टाइप की हो गई तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो फिर हमारे पास बन जाएगी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी जो एक्सटर्नल है प्लस कैपिटल जो इंटरनल लाइबिलिटी है। तो मीन्स हुआ हमारे पास में कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और इस इक्वेशन में तीन चीजें ऑलरेडी आपके पास में आ गई। एक आपके पास आया एसेट्स, एक आपके पास में आया लाइबिलिटीज, और मैं कौन सी लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं कर रहा हूं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की बात। और इसके बाद में लास्ट आपके पास में आ गया कैपिटल, और कैपिटल मीन्स हो गया आपके पास में इंटरनल लाइबिलिटी। ये तीन एस्पेक्ट ये हुए। और फोर्थ है आपके पास में एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के ऑप्शन में करके लिख रहा हूँ ऑब्लिक में करके लॉस, चाहे खर्चा हो या बिजनेस को कोई लॉस हुआ हो। और फिफ्थ हुआ आपके पास में इनकम, और इनकम का आपके पास में स्लैश करके लिख रहा हूँ गेन। गेन मीन्स प्रॉफिट, या तो आपके पास में गेन के नाम से हो या प्रॉफिट के नाम से हो। ये पांच होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। आपको किसी भी ट्रांजेक्शन्स में ये साइन पहचानना है कि उसके इफेक्ट आपके पास में दो होंगे, एट लीस्ट। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट दो तो होंगे ही होंगे कम से कम। और उन दोनों एस्पेक्ट में उनका नेचर क्या है, दो नेचर होंगे। या तो दोनों ही नेचर आपके पास में क्या होंगे, दोनों ही नेचर आपके पास में एसेट्स होंगे। या मे भी हो सकता है कि एक नेचर आपके पास में एसेट्स हो और दूसरा नेचर उसका जो बन जाए वो आपके पास में लाइबिलिटी हो, चाहे वो इंटरनल लाइबिलिटी हो या एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो। यह हो सकता है मे बी कि एक नेचर उसका एसेट्स हो और दूसरा नेचर उसका एक्सपेंस या लॉस हो। यह में भी हो सकता है कि बन जाए आपके पास में एक नेचर एसेट्स और दूसरा नेचर आपके पास में बन जाए इनकम या कोई प्रॉफिट। इनमें से कोई भी एनी वन, और किसी का भी इफेक्ट किस पर भी आ सकता है। एसेट्स का इफेक्ट किसी भी इन चारों में से किसी पर भी आ सकता है जो बचे हुए हैं। ऐसी लाइबिलिटी का इफेक्ट इन चारों में, लाइबिलिटी को छोड़कर इन चारों में जितने भी हैं उन पर भी आ सकता है। एक्सपेंस का इफेक्ट इन चारों में से, उसको छोड़कर बाकी जो चार बचे उन सब पर किसी पे भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू नेचर आपको पहले ये देखना है कि आपका जो इफेक्ट आ रहा है वो किस पर आ रहा है। एसेट्स का इफेक्ट एसेट्स पर ही आ रहा है, या एसेट्स का इफेक्ट आपके पास में लाइबिलिटी पर आ रहा है, या लाइबिलिटी का इफेक्ट कैपिटल पर और लाइबिलिटी दोनों पर आ रहा है, या किसी लाइबिलिटी का इफेक्ट किसी एक्सपेंस पर आ रहा है, या किसी इनकम पर आ रहा है। एनीवन, कुछ भी एनीवन हो सकता है, किसी पर भी आ सकता है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए आपको करना यह है कि देखिए, ये इफेक्ट इन द ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस, ट्रांजैक्शन इक्वेशंस इफेक्ट इन द टू आइटम्स और मोर देन टू आइटम्स, दो या दो से ज्यादा आइटम पर उसका इफेक्ट आएगा। और इफेक्ट क्या हो सकता है, अगर आपके पास कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास में ऑनर की कैपिटल भी इंक्रीज होगी। मतलब एक बढ़ा कैपिटल बढ़ी, जैसे एग्जांपल के वे में कैश इंक्रीज हुआ, आपके बिजनेस में कैश आया और वो कैश देने वाला कौन है, आपका प्रोप्राइटर है, ऑनर। तो इसका मतलब कैश एसेट हुआ
तो एसेट्स भी बढ़ा और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। इसी तरीके से आपके पास एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो हो सकता है कि ऑनर की कैपिटल भी डिक्रीज हो जाए। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास जो प्रोपराइटर है उसने बिजनेस से कुछ कैश विड्रॉल कर लिया, तो जब उसने कुछ कैश विड्रॉल करा तो कैश आपकी एसेट्स है, तो एसेट्स भी कम हुई और आपके पास में ये निकाला किसने पैसा? प्रोपराइटर ने निकाला। तो आप उसको जो उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उससे माइनस करेंगे। जैसे बैंक में जब आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक में वो पैसा प्लस हो जाता है, और जब बैंक से वो पैसा विड्रॉल कर लेते हो तो बैंक से कैश आउट हुआ तो कैश भी कम हुआ, और कैश जिस अकाउंट से कम हुआ बैंक उस अकाउंट से उसके डेबिट कर देगी, मतलब उसके अकाउंट से माइनस कर देगी। इसी तरीके से आपके पास में एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो मे भी हो सकता है कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए, या इसका अपोजिट कर दीजिए, अगर एसेट डिक्रीज होगी तो आपके पास एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो मे भी हो सकता है कोई अनदर एसेट्स भी कम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही हो तो कोई अनदर एक्सटर्नल लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए, और अगर इंक्रीज ऑनर कैपिटल हो रहा है तो मे भी हो सकता है कि ऑनर कैपिटल ही डिक्रीज हो जाए। अब इस इक्वेशन की एक क्वालिटी बताता हूं मैं आपको। मैंने यहां पर एक इक्वेशन लिखी है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहां ध्यान रखिएगा आप हमेशा, अगर एसेट्स का इफेक्ट एसेट्स पर आएगा तो एक एसेट्स आपके पास में इंक्रीज होगी तो दूसरी एसेट्स आपके पास में डिक्रीज होगी, सेम इफेक्ट आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक एसेट्स भी बढ़ी और दूसरी एसेट्स का इफेक्ट अगर उस पर आ रहा है तो वो भी बढ़ जाए, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक एसेट्स बढ़ेगी तो दूसरी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर लाइबिलिटी का इफेक्ट लाइबिलिटी पर ही देखोगे तो सेम इफेक्ट आएगा, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो दूसरी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर कैपिटल का इफेक्ट कैपिटल पर आएगा तो एक कैपिटल की यानी कि एक अमाउंट से कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो सेम अमाउंट के साथ में वो डिक्रीज भी हो जाएगी। दूसरा इफेक्ट आता है कि अगर एसेट्स का इफेक्ट किस पर आ जाए, अगर ये होगी इसकी एक साइड और इन दोनों का इफेक्ट इस पर आए, इन एसेट्स पर, तो अगर ये एसेट्स आपके पास क्या होगी, ये एसेट्स अगर आपके पास में इंक्रीज होगी तो हमेशा ध्यान रखना ये जो दूसरी वाली साइड है ये भी इंक्रीज होगी, सेम इफेक्ट आएगा। अगर एसेट्स बढ़ेंगी तो लाइबिलिटी भी बढ़ेंगी। अब चाहे वो कैपिटल पे इफेक्ट आ रहा तो कैपिटल बढ़ेगी, और लाइबिलिटी पे इफेक्ट आ रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा इफेक्ट आपके पास में, अगर हमारे पास में किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है और उसका इफेक्ट उसकी अपोजिट साइड मतलब या तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी पर या कैपिटल पर आएगा तो वो भी कम होगी। तो अगर किसी का इफेक्ट सेम रहता है तो एक प्लस दूसरा माइनस, और अगर उसका इफेक्ट एसेट्स का इफेक्ट या तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी पर हो या कैपिटल पर हो तो उसका अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। ये आपको 100% ध्यान रखना है। इस इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स आपको इस पॉइंट के बाद में इन्वॉल्व नहीं आनी है। अब ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो एसेट्स होती हैं, तो देखिए एसेट्स ऑलरेडी आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा अकाउंटिंग टर्म में, और नहीं पढ़ा हो तो पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट में लिख दिया है। एसेट्स क्या होती हैं, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, आपके पास में कॉपीराइट है। यानी कि आपके पास एसेट दो टाइप की होती हैं, एक टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट दो टाइप की होती हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। तो किसी भी एसेट्स को आपने खरीदा है तो वो आपकी एसेट्स है, और उसके इंडिविजुअल नेम से हम लिखेंगे जो आगे देखेंगे। बाकी हमारे पास में इंटेंजिबल एसेट जैसे कॉपीराइट हो गया, गुडविल हुआ या ट्रेडमार्क हुआ। इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि आपने अपने बिजनेस का पैसा किसी अनदर बिजनेस में लगाया है तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। जैसे रिलायंस कंपनी का आपने शेयर खरीदे हैं या आपने किसी डिवेंचर को खरीदा, कोई भी एनी वन हो, लेकिन पर्पज आपका इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट के नेम से आएगा, और इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक एसेट्स होता है। कैश आपके पास में जो इन हैंड है वो आपके पास एसेट्स है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है वो आपकी एसेट है, और अगर बैंक का पैसा निगेटिव हो जाए करंट अकाउंट का तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, वो आपके लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है। सेकंड आपके पास में आता है स्टॉक है, जिस गुड्स को आपने परचेज करा है जिसका पर्पस बेचना होता है वो आपके लिए एक स्टॉक होता है। और दूसरा आपके पास में डेटर्स, जिन पर्सन को आप उधार में गुड्स सेल करते हैं तो वो आपके लिए एक एसेट्स होते हैं क्योंकि उनसे पैसा आपको लेना है। तो किसी भी पर्सन से जितना पैसा आपको लेना है एट ए टाइम वो आपके लिए एक एसेट्स होगा। इसी तरीके से बिल रिसीवेबल हो गया, अगर आपने उसने कोई बिल रिसीव करा है आपने तो बिल रिसीवेबल में आएगा। कोई खर्चा अगर एडवांस पेमेंट है, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट है, तो आपके लिए वो प्रीपेड एक्सपेंस के नेम से आएगा, वो भी एक एसेट्स है। और एक्रूड इनकम, अगर कोई इनकम आपको अर्न हो गई है, मतलब आपने काम कर दिया है लेकिन उसके बदले अभी आपको कैश रिसीव उसका नहीं हुआ है,
तो वो भी आपके लिए एक एसेट्स है। इसी तरीके से आ जाइए आप एक्सटर्नल लाइबिलिटी पर। एक्सटर्नल लाइबिलिटी में जैसे बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन आपके लिए एक लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स जिनको आपने उधार में गुड्स परचेज करा है वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि आप बाद में उसका पेमेंट करोगे। और अगर कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया है फॉर फिक्स पीरियड के लिए तो वो आपके लिए बिल्स पेबल के नेम से आएगा, वो भी आपके लिए एक लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ भी आपको उसका पेमेंट करना है। इसी तरीके से कोई भी खर्चा जिसका एक्सपेंस हो गया है बट उसका पेमेंट नहीं हुआ है तो उस खर्चे को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं, वो आपके लिए एक लाइबिलिटी होता है। और एक आपके पास में अनअर्न्ड इनकम का मतलब हो गया कि कोई भी इनकम आपको एडवांस में उसका कैश मिल गया है बट अभी उस अकाउंटिंग ईयर में आपको काम उसका नहीं करना है, वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो ऐसी सिचुएशन में वो अनअर्न्ड इनकम कहलाती है, वो भी आपके लिए एक लाइबिलिटी है। दूसरा कैपिटल मतलब प्रोपराइटर हो गया। अगर प्रोपराइटर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल के नाम से नोट करते हैं। और जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, खर्चे और लॉस होते हैं, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अगर बिजनेस के जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब हुआ बिजनेस को करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं। जैसे जहाँ बिजनेस हो रहा है, अगर वो प्लेस आपने किराए पर ले लिया है तो उसका रेंट जो आप पे करोगे वो आपके लिए एक एक्सपेंस है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपने ली है तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करोगे वो आपके लिए एक एक्सपेंस है। अगर कोई फ्राइड है, कार्टेज है, तो वो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। बट कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो बिजनेस के करने के लिए नहीं है लेकिन बिजनेस को करने पड़ते हैं, है ना। जैसे अगर कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, गुड्स रखा हुआ है और वो चोरी हो जाए तो आपका लॉस हुआ, तो वो नुकसान भी आपके लिए कैपिटल अकाउंट पर ही इफेक्ट उसका आएगा। तो किसी भी तरीके का कोई खर्चा हो, चाहे ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, बट बिजनेस के लिए वो खर्च है तो उसको बिजनेस क्या करेगा, कैपिटल अकाउंट से माइनस कर देगा। और इसी तरीके से कोई इनकम या प्रॉफिट है, जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या इनकम हुई है, तो वो आपके पास कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये 5 पॉइंटों को आप समझिए। नंबर 1 एसेट्स, जो अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट है, उसके अपोजिट में आता है आपके लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी। और तीसरा पॉइंट बना आपके पास कैपिटल। फोर्थ बना आपके पास में एक्सपेंस या लॉस। और फिफ्थ बना आपके पास में इनकम या गेन। ये 5 पॉइंट अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो आपको आई होप कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी है। दूसरा, इसका हम फॉर्मेट कैसा बनाते हैं। तो देखिए, जब भी आप इसका फॉर्मेट बनाओगे तो आपके स्कूल टू स्कूल ये वेरी करता है। बहुत से स्कूलों में क्या करा जाता है कि जो पहला कॉलम है वो तो सीरियल नंबर का हमने बना लिया, ये लिख दिया मैंने सीरियल नंबर। उसके बाद में फिर सेकंड ट्रांजैक्शंस का बनाया जो एज पर बुक है। लेकिन बहुत से नॉर्मली स्कूलों में क्या होता है कि सेकंड ट्रांजैक्शंस का नहीं बनाते, कि छोड़ो उसको क्योंकि पता है हमें नॉर्मली क्या होगा, और सीधा सीधा वो एसेट्स का बना देते हैं। तो इन केस अगर वो एसेट्स का बना रहे हैं तो एसेट्स का, और अगर ट्रांजैक्शंस का है तो पहले ट्रांजैक्शन का बना के फिर आप क्या करिए, एसेट्स का बना लीजिए। जितना पोर्शन आपके पास पूरे रजिस्टर में है, बड़ा पोर्शन लेना, उसको वर्टिकल बेसिस पर ना बनाकर हॉरिजॉन्टल बेसिस पर बना लीजिएगा। तो एसेट्स और एसेट्स के इक्वल आप लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज, पहले लिखेंगे आप लाइबिलिटी। और ये मैं कौन सी लाइबिलिटी लिख रहा हूँ, जो भी आपके पास में एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो कॉलम बचे एक अमाउंट के रिलेटेड, जो कैपिटल अकाउंट है, उसमें लिखेंगे आप कैपिटल। इस तरीके से आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे। फिर जो पहली ट्रांजेक्शन होगी उसको नोट करेंगे नंबर 1 डालकर। जैसे मान लीजिए हमने एक नया बिजनेस शुरू करा, तो जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, उसमें अपनी कैपिटल को लगाएंगे। मतलब बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो यहाँ पर एक कॉलम और बनाकर जो भी बिजनेस के पास इंडिविजुअल एसेट्स के नेम होंगे वो लिखेंगे, और इक्वल का साइन हमेशा साथ में चलेगा ही चलेगा। अब मेरे बिजनेस के पास कैश आया, तो कैश जो आया मैं उसे कहाँ लिखूंगा, डेबिट में लिखूंगा, क्योंकि वो मेरी एसेट है। हमेशा ध्यान रखिए, बस 2 पॉइंटों को पकड़ लीजिए। अगर आपके पास कुछ भी इन हो रहा है तो वो आप एसेट साइड में लिखोगे, और जो भी आपके पास में आउट हो रहा है उसको एज पर नेचर आप देख लोगे कि वो आपके पास में क्या है। क्या अगर आपके पास एसेट्स के आने पर और उधार में अगर कोई एसेट्स आ रही है, जैसे आप फर्नीचर खरीद रहे हो उधार में, गुड्स खरीद रहे हो आप उधार में, तो आपके पास क्या बन रही है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो कोई भी अगर लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो उसको लाइबिलिटी साइड में नोट कर दोगे। दूसरा एस्पेक्ट देखिए, पहले देखिए कि आ क्या रहा है, या आ नहीं रहा है तो जा क्या रहा है, तो उसके अपोजिट में क्या एस्पेक्ट बन रहा है, उसको आपको क्या करना है, खास करके ध्यान में रख के चलना है। तो जैसे हमारे पास मैंने बताया कि आपके पास में क्या आया, कैश आया, तो कैश का आपने अकाउंट खोला। अब कैश को आपने डेबिट इसमें लिखा एसेट साइड में, कितना अमाउंट, पूरे 10,000 रुपीज, या 1 लाख ले लेते हैं, 1 लाख रुपए आपके पास में ये आए।
अब ये 1 लाख रुपए आपके पास कैश आया, ये कैश कहाँ से आया? क्या कुछ इसके बदले में हमने दिया? नहीं। हमने कोई प्रॉपर्टी बिजनेस की बेची? नहीं। ये पैसा हमें बिजनेस शुरू करने के लिए मिला। और जब बिजनेस शुरू करने के लिए कोई भी पैसा मिलता है तो पैसा कौन देता है बताइए? तो पैसा देता है आपका ऑनर, प्रोपराइटर। और प्रोपराइटर जब भी बिजनेस को पैसा देगा तो हम उसके किस अकाउंट में लिखेंगे? उसकी कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे पूरे 1 लाख रुपए। अब ये पहली इक्वेशन बन गई। अब आप देखिए कि आपका इस साइड का जो एसेट साइड का टोटल है वो आपके लायबिलिटी साइड के टोटल के हमेशा क्या है? इक्वल है, बराबर हैं दोनों। इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन लिखिए आप सेकंड। और मान लीजिए आपने कोई गुड्स परचेज करा है। अब अगर कोई भी गुड्स आप परचेज करते हो तो गुड्स को परचेज करने की 2 कंडीशन होती हैं बच्चों। एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं कैश, कि जी हमने कैश में खरीदा है। एक होती है जिसे हम बोलते हैं उधार, कि जी हमने उधार में खरीदा है। और तीसरी कंडीशन होती है जिसमें कुछ पोर्शन हमने कैश में खरीदा है और कुछ पोर्शन हमने उसका क्या करा है? उधार कर दिया है। पार्ट पेमेंट हमने क्या करा? कैश में दे दिया और पार्ट पेमेंट अभी उधार में है जो हमने नहीं दिया। अब वो कितना भी पार्ट हो सकता है। अब अगर मान लीजिए आपने कोई गुड्स परचेज करा है 20,000 का, अब आप इसी को देख लीजिए। अगर आपने 20,000 का कोई गुड्स परचेज करा है तो आपके पास क्या आया बताइए? आपके पास में गुड्स आया। और गुड्स को जब भी बिजनेस के पास आएगा तो गुड्स वो होता है जो उसका रीसेल के पर्पज से खरीदी हुई चीज है। तो जब आप उसे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखेंगे तो वो आपके लिए बन जाएगा स्टॉक। क्या बन जाएगा आपके लिए? स्टॉक बन जाएगा। और जब स्टॉक बन जाएगा तो इस स्टॉक में आप उसको क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। मान लीजिए आपने 20,000 का खरीदा है तो 20,000 आपके पास में ये आ गया। अब 20,000 का अगर आपने कैश में खरीदा है तो बताइए इफेक्ट क्या आएगा? जो आया उसका नाम क्या था? स्टॉक। तो हमने एसेट साइड में लिख दिया स्टॉक अकाउंट में। अब इसके बदले में तो हमने कैश दे दिया ना, तो कैश हमारे पास से गया। अब मेरे पास कितना कैश रखा था पहले से? 1 लाख रुपए, जो ऑलरेडी इक्वेशन में है फर्स्ट वाली में। उसके बाद में क्या हुआ? 20,000 का मैंने उसमें से पेमेंट कर दिया। तो 20,000 मेरे पास इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हो गया? तो 20,000 से मेरा डिक्रीज हो गया। तो अब देखिए आप कि आपके पास में एसेट्स का इफेक्ट एसेट्स पर आ रहा है। तो एक एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो अनदर एसेट्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यही पॉइंट बताया था मैंने। सेम साइड में एसेट्स का अगर एसेट्स पे इफेक्ट रहेगा तो एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। अब आपको क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है लंबी सी। पूरी इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप और यहां पर इक्वल का साइन लगा दीजिए। अब इसके गुड्स के खरीदने पर हमारे पास ये जो कैपिटल थी इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। अब हम एक नई इक्वेशन बना लेंगे जिसे बोलते हैं हम न्यू इक्वेशन। क्या बोलेंगे? न्यू इक्वेशन। और ये जब न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो अब जो एडजस्टमेंट होने हैं इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में उन्हें देख लीजिए। पहला क्या इक्वेशन है? 1 लाख का कैश था, 20 का पेमेंट कर दिया, हमारे पास 80,000 का बैलेंस बचा हुआ है कैश का। और स्टॉक में पहले से कुछ था ही नहीं तो स्टॉक को एज इट इज कैरी कर लिया, जितना लिखा हुआ था वो लिख लिया। इक्वल का साइन लगाया हमने यहाँ पर और इस कैपिटल पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो जितना पहली ट्रांजैक्शन में था दूसरी ट्रांजैक्शन में नील लिखा हुआ है तो एज इट इज हमारे पास में पूरे 1 लाख रुपए आ गए। ये हमारे पास इक्वेशन में बना और इस इक्वेशन को बोलते हैं न्यू इक्वेशन। पहले पहली ट्रांजैक्शन नोट करोगे, उसके बाद में सेकंड नोट करोगे और लाइन ड्रॉ करके फिर आप नई इक्वेशन बनाओगे। और अब हर एक ट्रांजैक्शन के बाद में एक नई इक्वेशन बनाओगे। पहली ट्रांजैक्शन के बाद दूसरी इसलिए बनती है क्योंकि प्लस माइनस करने के लिए तो कुछ हो। तो फर्स्ट के बाद में सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन और उसके बाद एवरी इक्वेशन बनाओगे। जैसे अगर मैंने ये गुड्स नगद की जगह उधार में खरीदा होता, मान लीजिए मैंने 30,000 का गुड्स उधार में खरीदा है, तो मेरे पास क्या आया? तो मेरे पास में स्टॉक आया, क्योंकि गुड्स परचेज करना स्टॉक कहलाएगा। तो मैं स्टॉक के अकाउंट में क्या करूंगा? यहाँ पर नई इक्वेशन के नीचे लिखूंगा मैं न्यू इक्वेशन। और इस स्टॉक में मैंने कितने का खरीदा? 30 का। तो 30,000 का स्टॉक मेरे पास इंक्रीज हो गया। अब ये पूरा का पूरा स्टॉक मैंने नगद में खरीदा है कि उधार में खरीदा है? तो पूरा का पूरा स्टॉक मेरा उधार में खरीदा हुआ है। तो ऐसे में अब इस पर्सन को जिससे मैंने उधार में खरीदा, खरीदने के टाइम ही मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि जी एक आदमी को अब मुझे 30,000 रुपीज का पेमेंट करना है। और जब मेरे पास लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो उसे मैं कहाँ लिखूंगा? लाइबिलिटी साइड में लिखूंगा। लेकिन मैं लाइबिलिटी के नाम से नहीं लिखूंगा, उसकी नेचर को देखूंगा कि उसकी नेचर क्या है। उधार है तो किसका है? तो जिस पर्सन से हम उधार में गुड्स खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं बच्चों क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं?
उसे बोलते हैं हम क्रेडिटर, और इसको हम क्रेडिटर अकाउंट में इसी जस्ट अकाउंट की इक्वेशन में जहाँ 30,000 लिखा है इसी के सामने लिख दीजिए 30,000। ये मैंने नोट कर दिया, और नोट करने के बाद में अब मैं बनाऊंगा क्या चीज, एक नई इक्वेशन। अब देखिए मेरे पास में इस तीसरी वाली इक्वेशन में जो मैंने गुड्स उधार में खरीदा था उस पर कैश पर कोई इफेक्ट नहीं आया, तो मैं कैश में लिख दूंगा नील। उसके बाद में मेरे पास कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं आया, तो मैं कैपिटल में भी लिख दूंगा नील। और अब एक नई इक्वेशन बना लूंगा, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि हर एक इक्वेशन के बाद आपको क्या करना है, एक नई इक्वेशन बनानी है। पहली और दूसरी के बाद नई इक्वेशन, फिर हर एक में एक ऐड ऑन करते चले जाओ और बनाते चले जाओ। अब देखिए आपका क्या इफेक्ट आया, 80,000 ये हो गया, इस पर कोई चेंज नहीं है। यहाँ देखो तो कितना हो गया, 50,000 हो गया आपके पास। अब यहाँ आ जाइए आपके पास में, इसमें तो ये आ गया पूरा पूरा इन ऑल 30,000 रुपीज़, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आया, तो ये हो गया पूरा पूरा 1,00,000 रुपये। ये आपके पास में इफेक्ट आ गया। अब अगर आप टोटल करेंगे तो हर एक ट्रांजेक्शन का एसेट साइड का टोटल आपकी लाइबिलिटी साइड के टोटल के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए इधर का टोटल करिए 1,30,000, दोनों को ऐड करा 80 और 50 को, और इधर का टोटल करा तो इधर का आपके पास में सॉरी 1,30,000 हो गया, 80,000 प्लस 50,000, इधर 30,000 और प्लस 1,00,000, इन दोनों को ऐड करा तो इधर का भी कितना हो गया, 1,30,000। तो दोनों साइड का टोटल आपके पास देखिए इक्वल चल रहा है। तो एवरी ट्रांजेक्शन के बाद अगर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल इक्वल आता है तो आप करेक्टली चल रहे हैं, और अगर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में टोटल इक्वल नहीं आता है तो आपने कोई गलती करी है। तो हर एक ट्रांजेक्शन के बाद क्या करिए, आप उसको चेक कर लीजिए, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी तरीके से आप अगली पॉइंट पर आइए। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या करते हैं, कुछ गुड्स उधार में खरीद रहे हैं और कुछ आप नगद में खरीद रहे हैं। मान लीजिए आपने क्या करा, 50,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज करा। अब 50,000 का जो गुड्स आपने परचेज करा उसमें से आपने क्या करा, 20,000 का पेमेंट तो हाथों हाथ ही कर दिया कि भैया 20,000 तो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। बचे हुए जो 30,000 रुपीज़ हैं वो मैं आपको अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। कब दूंगा जी, मैं दूंगा आपको 2 महीने के बाद। अब आप पीरियड बता रहे हैं, उसको फिक्स पीरियड बता रहे हैं, आफ्टर 2 मंथ एक्सेप्टेंस कर रहे हैं आप, तो कोई बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपने कोई बिल एक्सेप्ट नहीं करा, केवल उसने बोला उधार में है, तो पूरा लिख दोगे आप क्रेडिटर में। अगर कोई बिल एक्सेप्ट कर रहे हो, रिटर्न में कह रहा है कि एक्सेप्टेंस फॉर 2 मंथ, तो फिर आप, वो भी तो लाइबिलिटी है ना, उसका पैसा भी तो फिक्स पीरियड पर देना ही देना है 2 मंथ के बाद, तो वो बन जाएगा आपके लिए बिल्स पेबल। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में बिल्स पेबल। और इसके लिए आप क्या करोगे, अब देखिए टोटल गुड्स कितने का परचेज करा, 50 का, तो 50,000 तो लिखोगे किस में, आप स्टॉक में। दूसरी चीज, आपके पास में कितने का गुड्स नगद में खरीदा था आपने, 20 का, तो 20,000 माइनस करोगे किससे, कैश में से, क्योंकि कैश का पेमेंट हुआ है। इसी तरीके से आपके पास में बिल्स में कितना लिखोगे आप, पूरे पूरे 30,000 रुपीज। ये आपका इफेक्ट हो गया। तो 50,000 का गुड्स खरीदा, जितना पोर्शन कैश में पेड करा वो कैश में लिख दिया, जितना पोर्शन आपने उधार करा और उधार के लिए कोई बिल एक्सेप्ट करा इतना पोर्शन आपने बिल में लिख दिया। कैपिटल पर आपका कोई इफेक्ट नहीं आया तो नील लिख दिया आपने, और एक लाइन खींचकर फिर दोबारा से आप क्या करेंगे, एक नई इक्वेशन बना लेंगे। और यहाँ पर जब नई इक्वेशन बनाएंगे तो कितना हो गया, ये 60,000, यहाँ कितना हो गया आपके पास में, पूरा पूरा 1,00,000 का गुड्स, यहाँ कितना हो गया आपके पास में, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया तो ये हो गया आपके पास में नील का, तो ये आ गया पूरा 30,000। इस पर भी आपके पास कितना आएगा, टोटल 30,000, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कितना हो गया आपके पास में, पूरा पूरा 1,00,000 रुपीज़। अब इधर का टोटल करिए, लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया 1,60,000, इस साइड का टोटल करिए दोनों का तो कितना हो गया, 1,60,000। तो हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आप चेक भी करते चलिए कि क्या इफेक्ट आ रहा है। बहुत आराम से कूल माइंड होकर किसी भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आप देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बैंक में आप एक नया अकाउंट खोलते हैं, बैंक में क्या करते हैं आप, एक नया अकाउंट खोलते हैं, तो क्या होगा, बैंक क्या बिना पैसे के आपका अकाउंट खोलेगा, नहीं ना, कहेगा भैया कुछ तो मिनिमम पैसा डिपॉजिट करो। तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ से बैंक का अकाउंट खोला तो इसका मतलब हुआ कि बैंक में जब आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो जब आप पैसा डिपॉजिट करोगे उससे वापस ले लोगे, तो वो आपकी क्या बना, एक एसेट्स बना। तो बैंक को आप क्या लिखोगे, एसेट साइड में लिखोगे बैंक के नाम से, और जितने में भी आपने अकाउंट खोला है वो बैंक में क्या करोगे आप, प्लस करोगे, क्योंकि बैंक में पैसा आ गया। अब एक तो इफेक्ट आया ये, और दूसरा इफेक्ट किस पर आएगा, तो बैंक को आपने क्या दिया, कैश दिया ना, तो कैश में से क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। तो देखिए आपके पास में क्या इफेक्ट हुआ,
कैश आपके पास में कम हो गया और आपके पास में बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया। अब इसी तरीके से अगर आप बैंक से पैसा विड्रॉल कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो जब बिजनेस के लिए आप पैसा निकालोगे तो आपका बिजनेस में से पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा, कैश आपके पास आएगा। तो जितना कैश आपने बैंक से निकाला है बैंक में तो कम होगा ना, तो बैंक में से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। और कैश आपके पास आया तो कैश में क्या कर दोगे, आप प्लस कर दोगे। अब मैं आपको इक्वेशन बनानी मैंने सिखा दी है, अब मैं केवल आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैसे आता है, तो किस में प्लस करना है और किस में माइनस करना है। तो बैंक में अगर कोई भी पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक में इन हो रहा है, और कैश में आपके पास से आउट हो रहा है तो कैश में से आप माइनस कर दीजिए। इसी तरीके से बैंक से पैसा आप विड्रॉल कर रहे हैं और अपने किसके लिए कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज के लिए कर रहे हैं, तो आप बैंक में से कम कर दीजिए और कैश में प्लस कर दीजिए। अगर कोई भी पेमेंट आप कर रहे हो, कोई एसेट आपने खरीदी है, मान लीजिए फर्नीचर खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है, एसेट्स, कोई भी एसेट्स खरीदी है, तो एसेट्स तो आपके पास में आई हैं, तो एसेट साइड में आप एक अकाउंट खोल दो। मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा है तो यहाँ लिख दीजिए फर्नीचर के नेम से। फर्नीचर आपके पास में आ गया, मान लीजिए 60,000 का आया। अब 60,000 के फर्नीचर को आपने नगद में खरीदा है कि उधार में खरीदा है, तो अगर मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर नगद में खरीदा है तो कैश में से माइनस कर दीजिए। अगर पेमेंट आपने कैश की जगह बैंक से करी है तो बैंक से माइनस कर दीजिए। अब यहाँ ये ध्यान में मत रखिएगा कि सर ये तो पैसा कम है, कम है बैंक का, मैं तो सिर्फ इक्वेशन समझा रहा हूँ कि किसका इफेक्ट किस पर आएगा। अब मैं ये नहीं समझा रहा कि पहले से बैलेंस कितना था। हाँ, ये ध्यान जरूर रखिए कि अगर ये ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड होती तो बैंक के पास तो हमारे पास में देखिए 5,000 माइनस करने के बाद केवल 5,000 बचा, और पेमेंट हम पूरी किससे कर रहे हैं, बैंक से। तो 60,000 के 5,000 रुपए जो कैश था वो तो यहाँ लिखा जाएगा, और बचा हुआ आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से वो यहाँ पर आ जाएगा। कितना बचा, 60,000 में से 5,000 रुपए हमारे पास में था तो यहाँ पर लिख दिया, ये हो जाएगा बाकी नील। क्या हो जाएगा, नील। और बचा 55,000, वो यहाँ पर इसी लाइन के आगे लिख देना 55,000, ये लाइबिलिटी बन जाएगी आपके पास। अगर बैंक से आपने लोन लिया है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसका भी दो इफेक्ट आएंगे। क्या इफेक्ट आएंगे, एक आपके पास में बन जाएगी लाइबिलिटी, क्योंकि बैंक से लोन लेना एक लाइबिलिटी है। तो जब आप बैंक से लोन लेंगे तो आपके पास क्या होगा, पैसा बैंक में आएगा, तो पैसा बैंक के थ्रू ही देता है, कभी बैंक आपको कैश नहीं देता, आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर करता है पैसा। तो बैंक का अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो ठीक, अगर नहीं खुला हुआ है तो बैंक का नया अकाउंट खोलिए, जितने का भी लोन लिया है 1 लाख का तो वो बैंक में लिख दीजिए, और 1 लाख रुपए ही आपके पास में क्या अब बैंक को आपको देना है। तो बैंक से जब भी आप लोन लेते हैं तो लाइबिलिटी साइड में एक अकाउंट बनेगा बैंक लोन के नाम से, और उसमें भी क्या करोगे आप, पूरे 1 लाख रुपए को क्या करोगे, प्लस कर दोगे। ये ट्रांजैक्शन हो गई। इसी तरीके से बैंक का जो लोन लिया था उसकी इंस्टॉलमेंट आपने पेड करी है, तो अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट आप पेड करते हो तो उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट अगर वो कह रहा है इंक्लूड है, जैसे आपने 25,000 की पेमेंट करी जिसमें 5,000 रुपीज़ जो हैं वो इंक्लूड हैं, किसके, इंटरेस्ट के इंक्लूड हैं। और इंटरेस्ट का जो पेमेंट करना है वो एक बिजनेस के लिए खर्चा है, और इसमें से 25,000 में से 5,000 का इंटरेस्ट पेड करा तो हमारे पास कितना बचा, 20,000 रुपीज़। तो 20,000 का ओवरऑल मिलाकर आपने क्या करा, पेमेंट करा। तो 20,000 आप बैंक लोन से माइनस करोगे, क्योंकि 1 लाख के लोन का अभी केवल 20,000 रुपये पेड करा है। बैंक से कितना पेमेंट करा, टोटल 25,000, तो 25,000 बैंक से माइनस करोगे। अब देखिए इक्वेशन तो आपके पास इक्वल नहीं हो रही, 5,000 का चेंज है, ये जो 5,000 रुपए हैं वो इंटरेस्ट के हैं, और इंटरेस्ट का पेमेंट करना बिजनेस के लिए खर्चा होता है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर एक्सपेंस होगा तो उसको आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट से माइनस करोगे। तो इंटरेस्ट पेमेंट करना एक खर्चा है, और वो खर्चा आपके पास कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा उसमें से आप इसको इनऑल माइनस कर देंगे। इसी तरीके से बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो गई। अब गुड्स को सोल्ड करने से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। अगर मैंने किसी गुड्स को क्या करा है, सोल्ड करा है, तो देखिए जब मैं गुड्स को खरीदता हूँ तो उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पर मैं खरीदता हूँ वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए किसी गुड्स को मैंने 20,000 में खरीदा, अब मैं इसको कितने में बेच सकता हूँ, इससे ज़्यादा में ही तो बेचूंगा, भाई बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस करने का मतलब ये थोड़ी है जितने में खरीद रहा हूँ इतने में बेचूंगा, मैं उससे ज़्यादा में ही बेचूंगा। तो अगर 20,000 का गुड्स मैंने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है तो बताओ कितने का बेचा बच्चों, इस 20,000 का 20% ऐड कर लो। तो सेल्स प्राइस हमारे पास होता है बच्चों
जो सेल्स प्राइस है वो क्या बनेगा, तो सेल्स प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारे पास में कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट की जगह मान लीजिए किसी गुड्स को उसने लिखा है कि लॉस में बेचा है, तो प्रॉफिट में से जो कॉस्ट प्राइस होगा उसमें से लॉस को क्या करोगे, माइनस, तब सेल्स प्राइस आ जाएगा। अब 20,000 का गुड्स था, 4,000 का 20% कैलकुलेट करा तो 4,000 का प्रॉफिट हो गया। टोटल गुड्स मैंने बेचा 24,000 में। अब देखिए जब मैं बेचूंगा तो दो ही ट्रांजेक्शन होंगी, या तो कैश होगी या उधार होगी। अगर मैं इसको कैश में बेच रहा हूं तो बताओ मेरे पास कितना कैश आया, मेरे पास 24,000 का कैश आया। तो 24,000 जितने में मैंने सेल्स करा है और पूरा पूरा कैश में बेचा है गुड्स, तो 24,000 में ऐड करूंगा कैश में, इतना तो मेरा कैश आ गया। दूसरी चीज, मैंने जब बेचा तो मेरे पास जो 20,000 का स्टॉक में अकाउंट में इंक्लूड था वो तो कम हो गया ना। भाई आपके पास 10 पेन है और 2 बेच दिए तो कितने बचे, 8 बचे। तो पहले 10 पेन की कॉस्ट लिखी थी आपने, अब आप 8 पेन की लिखोगे, 2 पेन की कॉस्ट को क्या करोगे, कम करोगे। तो इसी तरीके से जितने का गुड्स आपने बेचा उसका जितना कॉस्ट प्राइस होगा वो किस में से कम होगा, वो स्टॉक में से कम हो जाएगा। तीसरी चीज, इसका एक इफेक्ट और आया कि आपने ये गुड्स 4,000 के प्रॉफिट पर बेचा, और मैंने कहा था कि कोई भी गुड्स अगर आप बेचोगे प्रॉफिट पर तो प्रॉफिट किस में ऐड होगा, कैपिटल में ऐड होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो 4,000 रुपीज हैं वो कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं गुड्स को या तो नगद बेचूंगा या उधार बेचूंगा। तो अगर मैंने 24,000 का गुड्स नगद की जगह उधार बेचा हूं, तो अब ये बताइए कि इस पर्सन से आप पैसा लोगे या इसे पैसा दोगे। तो जब भी हम गुड्स बेचते हैं बच्चों, तो आगे जाके वो हमें पैसा देगा तो सही। तो ये हमारी तब भी एसेट्स है, और ये एसेट्स हम एसेट्स अकाउंट में एक अकाउंट खोलेंगे किसके नाम से, डेटर्स के नेम से। किसके नेम से, डेटर्स के नेम से एक अकाउंट खोलेंगे और उसमें इस 24,000 को नोट कर देंगे। अगर मान लीजिए इसी गुड्स को मैंने नगद की जगह किस में खरीदा है, उधार में खरीदा है, तो ये आ गया। नगद में खरीदा है तो कैश में प्लस सेल्स प्राइस, उधार में नगद में बेचा है तो कैश में प्लस, अगर मैंने उधार में बेचा है तो डेटर्स में प्लस, और अगर कुछ पोर्शन मैंने कैश में और कुछ उधार में है, मान लीजिए 24,000 का 10,000 मुझे हाथों हाथ ही क्या हो गया, हाथों हाथ ही मुझे कैश रिसीव हो गया। तो मैं 10,000 ही तो कैश मिला ओनली, तो 10,000 तो कैश में प्लस करूंगा। अब बाकी बचा हुआ उधार है, तो इसमें से कितना बचा, तो 24 में से अगर 10 को माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा 14,000। तो ये 14,000 मेरे पास में क्या बन जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों, डेटर्स बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर डेटर्स नहीं बनेंगे, फिर डेटर्स की जगह बनेंगे ये 14,000 के मेरे पास में बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल के नाम से एसेट साइड में ही एक अकाउंट खोलूंगा और इस 14,000 को मैं बिल रिसीवेबल के अकाउंट में ऐड ऑन कर दूंगा। तीसरी चीज हमारे पास में, अगर मैं गुड्स को प्रॉफिट की जगह किस में बेचूं, लॉस में बेचूं, तो अगर मान लीजिए इसी 20,000 के गुड्स को मैंने 10% के लॉस पे बेचा होता, तो मैं लॉस को कॉस्ट में से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो मैंने कितने में बेचा, 18,000 में। अब क्या इफेक्ट आएगा इसे देख लेते हैं। 20,000 का तो स्टॉक था, कॉस्ट प्राइस था, ये तो स्टॉक से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतने का मैंने पहले खरीदा था जिसे अब बेच रहा हूं। बेचने पर मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये जो लॉस है मेरा, ये कैपिटल अकाउंट से ही तो माइनस होगा। मैंने कहा था प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस, और लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस। तो ये 2,000 कैपिटल से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बेचा कितने रुपए में मैंने, 18,000 में। अब देख लीजिए कि ये जो सेल्स प्राइस है, ये पूरा पैसा मुझे कैश में मिल रहा है तो कैश में प्लस, पूरा का पूरा उधार है तो डेटर्स में प्लस, अगर मैं बिल रिसीव कर रहा हूं तो बिल रिसीवेबल में प्लस, अगर पोर्शनली है मतलब कुछ पोर्शन मुझे, मतलब कुछ पार्ट मुझे कैश में मिल रहा है और बचा हुआ कुछ पार्ट मेरा अभी उधार है, तो जितना कैश में मिल गया वो कैश में प्लस, जितना उधार है वो डेटर्स में प्लस। अगर मान लीजिए मुझे कैश की जगह चेक रिसीव हो रहा है तो फिर मैं बैंक में प्लस करूंगा। तब मैं किस में प्लस करूंगा, बैंक में। और बैंक का एक रूल होता है कि अगर वो चेक के बारे में इंफॉर्मेशन में ये दे रहा है कि नॉट सेंड टू बैंक, तो फिर बैंक में भी ऐड नहीं करोगे, फिर एसेट साइड में एक अकाउंट खोलोगे किसके नाम से, चेक इन हैंड के नेम से। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास में अकाउंटिंग इक्वेशन में गिवन नहीं होता है, ये जर्नल एंट्री से स्टार्ट होता है। इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन में 99% स्कूलों में ये नहीं आता है। मे बी 1% स्कूलों में टीचर इसको कंसिडर कर लेता है, अच्छी बात है, उस कॉन्सेप्ट को वो वहां भी समझा देता है। तो अगर इन केस मान लीजिए वो कह रहा है कि नॉट सेंड टू बैंक,
तो चेक इन हैंड के नेम से लिखोगे। और जब ये चेक के बारे में इंफॉर्मेशन हो कि इस चेक को हमने बैंक में दे दिया, तो बैंक में फिर प्लस करोगे और उसी चेक इन हैंड के जो एसेट साइड में आपने लिखा था, क्योंकि वो पूरा का पूरा चेक आपने बैंक को दे दिया है, तो फिर चेक में से माइनस करोगे और बैंक में प्लस करोगे। ये आपके पास में इफेक्ट उसका आएगा। इसी तरीके से मैंने सेल्स रिलेटेड सारे पॉइंट समझा दिए। आपको दूसरा पॉइंट आपके पास में गुड्स को परचेज से रिलेटेड दोनों पॉइंट समझा दिए। अगर कोई एसेट्स खरीद रहे हो, लाइक बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, गुड रिलेटेड कुछ भी एनी वन आप खरीदो, तो वो एसेट है आपकी, उसको एसेट साइड में नोट करोगे, उसके नाम से पर्टिकुलर जो भी उसका नाम होगा। बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग के नाम से नोट करोगे, यहाँ पर बिल्डिंग लिख दोगे। फर्नीचर होगा तो फर्नीचर के नाम से लिखोगे। गुडविल होगा तो गुडविल के नाम से लिखोगे। जो भी एनी वन नाम होगा उसके नाम से एसेट साइड में लिखोगे। अब आप उसे नगद में खरीदने के टाइम पॉइंट पर ध्यान दे लो कि नगद में खरीद रहे हो कि उधार में। नगद में खरीद रहे हो और पेमेंट आप कैश में से कर रहे हो तो कैश में से माइनस। अगर पेमेंट चेक के थ्रू कर रहे हो तो चेक में से यानी कि बैंक में से माइनस। अगर आपके पास में कुछ पोर्शन आपने क्या करा, कैश में करा, कुछ उधार है, तो मैंने बता दिया जितना कैश में पेमेंट करा वो कैश में से माइनस, जितना उधार है वो लाइबिलिटी बन जाएगी आपकी, उसे लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर अकाउंट्स में ही ऐड कर देना। हालांकि वो वेंडर कहलाता है, बट यहाँ पर इस केस में आप क्रेडिटर्स में भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके स्कूल में वेंडर कराया है तो यहाँ एक वेंडर के नाम से अकाउंट खोल देना। ये तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर। इसी तरीके से आपने कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, अब ये डेटर्स हैं, जैसे मान लीजिए इनको 30,000 का पेमेंट करना है हमें, वो करा है, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दिया। अब क्रेडिटर्स को हमने कितना पेमेंट करा, तो पूरा का पूरा 30 का पेमेंट करा, तो लाइबिलिटी हमारी कम हो गई ना, तो क्रेडिटर्स में से माइनस करोगे। और उसको पेमेंट में क्या दिया, कैश ही तो दिया, तो कैश दिया तो कैश में से माइनस। अगर मैंने कैश की जगह उसको बैंक के थ्रू पेमेंट करा है तो बैंक में से माइनस, क्योंकि लाइबिलिटी भी कम हुई और पेमेंट कैश में से हुआ तो कैश माइनस। अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करा है तो बैंक में से माइनस। ये आपके पास, लेकिन इन केस कह रहा है कि हमने 30,000 के क्रेडिटर्स को 29,000 का पेमेंट करा और कह रहा है फुल सेटलमेंट। क्या कह रहा है, फुल सेटलमेंट कह रहा है, वो ये वर्ड यूज कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना बचे हुए जो 1,000 रुपए हैं, क्योंकि 30,000 के क्रेडिटर्स हैं, पेमेंट कर रहे हो आप 29,000 का, तो ऐसे में 1,000 का पेमेंट अब आगे नहीं देना है क्योंकि फुल सेटलमेंट की बात हो गई। तो अब आप क्रेडिटर से कितना माइनस करोगे कि भाई आगे को, जैसे आप दुकान पर सामान लेने जाते हो, भाई साहब 29 रख लो यार, 30,000 का सामान खरीदा है, 29 रख लो, अब बाकी मत लेना। या ऑफर दे दिया उसने आपको कि भाई साहब 29 दे जाओ, अभी फाइनल कर दूंगा आपका सारा हिसाब किताब, बचा हुआ पैसा आपको नहीं देना है। तो ऐसे केस में लाइबिलिटी तो पूरी 30 से कम हो गई, तो पूरे के पूरे 30 माइनस करोगे। पेमेंट तो आपने 29 करा है, तो कैश में से माइनस करोगे 29,000, और 1,000 रुपए जो आपके पास में बच रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस, अब वो आपने कम पे करा है ना, तो वो डिस्काउंट रिसीव कहलाता है। और डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम होती है, तो ये 1,000 आपके पास कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कितने, 1,000 रुपीज कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसी तरीके से कोई डेटर्स हैं, और डेटर्स मान लीजिए आपके पास में गिवन है 50,000 रुपीज के, और पेमेंट कर रहे हो आप उसको कितना, 49,000 का, मतलब आप रिसीव कर रहे हो 49,000 रुपीज। अब आप देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, डेटर्स में से पूरे, अगर मान लीजिए यहाँ डेटर्स की अमाउंट 50,000 है, ऐसी एक अकाउंट बना देते हैं, यहाँ पर बैंक की जगह काट के लिखे देते हैं डेटर्स। तो 50,000 के डेटर्स को कितना कैश रिसीव कर रहे हो, 49, और फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है तो पूरा 50 ही माइनस करोगे, क्योंकि अब बाकी बचा हुआ पैसा आपको नहीं मिलेगा। मिला पैसा कितना, 49, तो 49 किस में ऐड करोगे, अगर कैश मिला है तो कैश में प्लस, और बैंक के थ्रू मिला है, चेक मिला है तो बैंक में प्लस। और इसके बाद में आप क्या करोगे, 1,000 रुपए का आपको कम पैसा मिला, मिलना 50 था लेकिन मिला 49, फुल सेटलमेंट कर दिया, तो 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट अलाउ हुआ। और डिस्काउंट अलाउ एक खर्चा है, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास में एक पॉइंट आता है खर्चों से रिलेटेड, एक्सपेंस रिलेटेड। अब एक्सपेंस क्या है, आपके पास 3 तरीके की कंडीशन हो सकती है किसी भी एक्सपेंस पे। या तो एक्सपेंस का पेमेंट होगा तो लिखा होगा सैलरी पेड, क्या लिखा होगा बच्चों, लिखा होगा सैलरी पेड। या लिखा होगा क्या चीज, रेंट पेड। या क्या लिखा होगा आपके पास में, वेजेस पेड। यानी कि किसी भी नाम के साथ में वर्ड क्या यूज हो रहा है, पेड वर्ड यूज हो रहा है। तो पेड का मतलब होता है कि आपने इस खर्चे का पेमेंट कर दिया। तो कैश गया आपके पास में, और कैश गया तो कैश में से क्या करोगे, माइनस। अब कैश के जाने पे क्या कुछ आया, आया नहीं ना, सर्विस के बदले में आपने वो कैश दिया है, तो वो आपके बिजनेस का एक खर्चा होगा। तो कोई भी अगर खर्चा होगा तो जिसके पेमेंट कराए, जिसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज कराए, मतलब आपने कैश दिया तो कैश में से माइनस,
बैंक के थ्रू पेमेंट करा है तो बैंक में से माइनस, यही तो पॉइंट बनेगा। और तीसरा पॉइंट आपके पास में क्या होगा, फिर आपका खर्चा जितना भी होगा वो कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाएगा। जैसे सैलरी 2000 की पेमेंट करी है तो 2000 आपके पास में कैपिटल से माइनस क्योंकि एक्सपेंस है, और कैश का पेमेंट करा है तो 2000 कैश में से माइनस हो जाएंगे। इसी तरीके से कोई भी खर्चा अगर अनपेड है तो अनपेड एक्सपेंस को हम बोलते हैं लाइबिलिटी, और इसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो क्या करोगे, लाइबिलिटी साइड में आप एक अकाउंट खोलोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से कॉमन खोल सकते हो अगर एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन है। अदरवाइज जो नाम गिवन है, जो अनपेड सैलरी है, अनपेड रेंट है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नेम से आप एक अकाउंट खोलोगे। और क्या करोगे आप करोगे ये उसमें पॉइंट कि जितना भी खर्चा आपके पास में अनपेड है वो एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, तो लाइबिलिटी साइड में एक अकाउंट खोलकर उसमें नोट करोगे। और खर्चा तो हुआ है ना, पेमेंट ही तो नहीं हुआ, तभी तो वो लाइबिलिटी बना ना। तो फिर आप क्या करोगे, उसको कैपिटल अकाउंट से भी माइनस करोगे, क्योंकि वो खर्चा है बट उस खर्चे का पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए उसको हमने आउटस्टैंडिंग बोला है। इसलिए क्या करोगे आप, उसको कैश में से भी, वो सॉरी कैपिटल अकाउंट से भी माइनस करोगे। इसी तरीके से अगर कोई भी खर्चा एडवांस में पेड कर दिया है तो एडवांस एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं, एडवांस एक्सपेंस को बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस। और कोई भी खर्चा अगर मेरा प्रीपेड है, मतलब एडवांस में पेमेंट मैंने उसका करा है, तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि पेमेंट हो चुका है, एडवांस पेड हो चुका है, मतलब मैंने कैश उसका दे दिया है, तो कैश में से माइनस करूंगा। लेकिन जब तक उसका एक्चुअल टाइम नहीं आता, जिस समय का वो खर्चा है, जिस ईयर का वो खर्चा है, उसी ईयर से एडजस्ट होगा, तो ये आपके पास में एक एसेट्स बनेगा। इसलिए जब तक ये खर्चा एडवांस है, जब तक के लिए आप एसेट साइड में एक अकाउंट खोलोगे, किसके नाम से, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक अकाउंट खोलेंगे, और इस खर्चे को आप उसमें नोट डाउन कर देंगे। तो इसका इफेक्ट आएगा कैश में से माइनस, एंड आपके पास में कैपिटल से, वो सॉरी एसेट साइड में उसको नोट कर दोगे। इसी तरीके से अगला पॉइंट आपके पास में आता है कोई भी इनकम से रिलेटेड। अब इनकम क्या होती है आपके पास में, इनकम के भी यही 3 पॉइंट बनते हैं। जैसे एक्सपेंस के 3 पॉइंट बने, एक्सपेंस या तो पेमेंट हो जाएगा ड्यू डेट पर, या ड्यू डेट पर उसका पेमेंट नहीं होगा, या किसी खर्चे का पैसा आप क्या करोगे, एडवांस में पेड कर दोगे। अब इनकम से रिलेटेड क्या पॉइंट बनेंगे, तो इनकम के रिलेटेड पहला पॉइंट होगा आपके पास में, इनकम के रिलेटेड पहला पॉइंट बनेगा कि इनकम आपको रिसीव्ड हो जाएगी। और रिसीव्ड का मतलब क्या होगा, आपको उसका कैश मिल गया, मॉनेटरी टर्म्स में कैश को मिला तो कैश, और बैंक के थ्रू मिला तो बैंक में प्लस। कैश मिला है आपको किसके बदले, इनकम के, जैसे रेंट रिसीव हुआ है, या आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, या आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। तो बैंक से अगर इंटरेस्ट मिला है तो कैपिटल में प्लस, क्योंकि इनकम हो रही है आपको, तो कैपिटल में प्लस करोगे, और दूसरा बैंक में प्लस करोगे, क्योंकि बैंक आपको इंटरेस्ट देगा तो बैंक के थ्रू ही देगा। लेकिन अगर आपको डिविडेंड मिला है तो वो भी बैंक के थ्रू मिलता है, तो डिविडेंड भी आप क्या करोगे, एक तो आप ऐड करोगे कैपिटल में, और दूसरा ऐड करोगे आप किस में, दूसरा ऐड करोगे आप बैंक में। इसी तरीके से तीसरा इफेक्ट क्या आएगा, आपके पास में अगर कोई रेंट रिसीव हुआ है और कुछ नहीं बोल रहा है तो वो कैश में मानोगे, तो कैश में प्लस करोगे, और इनकम कैश मिला है किसके बदले, रेंट के बदले, तो रेंट को आप कहाँ लिखोगे, आपके पास में लिखोगे, कैपिटल अकाउंट में प्लस करोगे, क्योंकि वो आपके लिए एक इनकम है। इसी तरीके से कोई इनकम आपको एडवांस में भी मिल सकती है। एडवांस इनकम का मतलब हो गया कि वो इनकम आपने अर्न नहीं करी है, लेकिन उसका कैश आपको मिल गया है, तो कैश मिला है तो कैश अकाउंट में प्लस करोगे, क्योंकि कैश तो मिला है। दूसरा, ये एडवांस में मिला है, अभी इनकम हुई नहीं है। जैसे कोई भी आदमी आपको रेंट का पैसा एडवांस में दे जाए, और अभी आपका वो रेंट ड्यू नहीं हुआ है, कि जुलाई का पैसा अगर आपको जून में मिल जाए, या अगस्त का पैसा भी आपको जून में मिल जाए, तो जुलाई और अगस्त का जो पैसा है वो आपका एडवांस है। इसी तरीके से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कोई नेक्स्ट ईयर की अगर इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो जाती है, तो वो उसी अकाउंटिंग ईयर की इनकम कहलाएगी जिस ईयर की वो इनकम है। तो अगर कोई भी नेक्स्ट ईयर की इनकम आपको इस ईयर में रिसीव होती है, तो ऐसे में वो एडवांस इनकम है, और एडवांस इनकम आपके लिए एक लाइबिलिटी होगी, तो उसे लाइबिलिटी साइड में ऐड ऑन करोगे। और सेकंड, आप उसको जितना कैश मिला है इस ईयर में उसका, उसे आप क्या करेंगे, एसेट साइड में कैश अकाउंट में ऐड करेंगे, बैंक के थ्रू मिला है तो बैंक में ऐड करेंगे। इसी तरीके से कोई इनकम अगर हमारे पास एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम का मतलब हो गया कि ऐसी इनकम जिसका पैसा आपको नहीं मिला है, लेकिन किसी भी अकाउंटिंग ईयर में वो इनकम अर्न हो गई है, मतलब जिस ईयर के लिए आप बना रहे हो उस ईयर की इनकम है।
तो ये आपके लिए एक एसेट है, इसका कैश आपको मिलेगा। तो आप एसेट साइड में एक्रूड इनकम के नाम से, जैसे एक्रूड कमीशन है, एक्रूड रेंट है, उसके नाम से एक अकाउंट खोलोगे एसेट साइड में। और दूसरा इफेक्ट, क्योंकि वो इनकम हो चुकी है आपको, तो आपकी इनकम होते ही आपके लिए वो कैपिटल अकाउंट में ऐड ऑन हो जाएगी। तो उसको कैपिटल अकाउंट में क्या करोगे, एक्रूड इनकम को ऐड ऑन कर दोगे। इसका इफेक्ट इस पर ये आएगा। तो तीन इफेक्ट होते हैं इनकम से रिलेटेड, एक तो इनकम रिसीव हो जाती है, एक इनकम एडवांस होती है, और एक एक्रूड इनकम आपके पास होती है। इसी तरीके से कुछ और स्पेशल खर्चे होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। अगर किसी भी एसेट्स पर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और उसका अमाउंट बता रहा है वो 10% है। कितना है बच्चों, 10% है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पर 50,000 है, तो इस 50,000 का 10% मैं कैलकुलेट करूंगा, कितना अमाउंट आएगा, 5,000 रुपीज। तो 5,000 में क्या करूंगा, कैपिटल उससे फर्नीचर से माइनस करूंगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि इतना हमने यूटिलाइज इस फर्नीचर का कर लिया इस अकाउंटिंग ईयर में। तो एक तरीके से, क्योंकि किसी भी एसेट की अपनी एक लाइफ होती है, फॉर एग्जांपल 10 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर, 20 ईयर, तो उसको क्या करते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं उसके ईयर से। तो एवरी ईयर का डेप कैलकुलेट होकर आ जाता है, मतलब एवरी ईयर का उसका खर्च निकल कर आ जाता है। तो उस बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है। इसलिए उस एसेट्स की वैल्यू में से उसे कम करोगे, और वो खर्चा है, तो खर्चे का इफेक्ट कैपिटल पर आता है। तो डेप्रिसिएशन आपके पास में कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा, एंड आपके पास जिस एसेट्स पर वो आपने चार्ज करा है उस एसेट से, पर्टिकुलर एसेट से वो माइनस होगा। एक और पॉइंट आता है, अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से क्या निकालता है, कैश निकालता है या स्टॉक निकालता है, तो उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स हमारे पास क्या होगी, एक तो कैपिटल अकाउंट से माइनस होगी, क्योंकि प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। और क्या निकाल रहा है, अगर वो कैश निकाल रहा है तो कैश में से माइनस। और दूसरी चीज, अगर हमारे पास में वो स्टॉक निकाल रहा है, मतलब गुड्स निकाल रहा है, तो स्टॉक अकाउंट से माइनस। और हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा अगर गुड्स निकालेगा तो स्टॉक प्राइस, वो जो सॉरी कॉस्ट प्राइस है उस पर माइनस करेंगे, सेल्स प्राइस से हमारा कोई मतलब उसमें नहीं होता है। वैसे भी ध्यान रखना, अगर सेल्स के अदर कोई भी पर्पज है हमारे गुड्स का, तो वो कॉस्ट प्राइस पर एडजस्ट होगा, ना कि सेल्स प्राइस पर एडजस्ट होगा। अगर सेल्स कर रहे हैं तभी सेल्स प्राइस लिखेंगे, चाहे वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो या कॉस्ट प्राइस से कम हो। ये आपके पास में ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में, और वो है आपके पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इनको वैसे भी याद रखना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो इफेक्ट आता है वो केवल कैपिटल अकाउंट पर आता है। कभी कभी एक नंबर में आपसे ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि कैपिटल का इफेक्ट कैपिटल पर बताइए कैसे आता है। तो हमें क्या करना है, दो ही ट्रांजैक्शंस को बताना है, दो के अलावा और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जिसका इफेक्ट कैपिटल का इफेक्ट कैपिटल पर आता हो। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी फर्म के लिए क्या है, यानी कि फर्म का मतलब बिजनेस के लिए क्या है, एक खर्चा है। लेकिन ये जब खर्चा है तो ये खर्चा किससे माइनस होगा, सारे खर्चे कैपिटल अकाउंट से माइनस होते हैं। हम दे किसे रहे हैं ये खर्चे का पैसा, कैश पेमेंट कभी नहीं होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो है तो प्रॉपराइटर का, यानी कि बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, बिजनेस उसका एहसान नहीं रख रहा, बल्कि उसको उसका इंटरेस्ट का पैसा पेमेंट कर रहा है। तो ऐसे में प्रॉपराइटर कोई पैसा जा रहा है ये, लेकिन ये कैश में नहीं जाता बच्चों, ये उसके पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जैसे बैंक जब आपको इंटरेस्ट देता है तो वो आपके घर आके आपको कैश नहीं देता, बल्कि वो पैसा आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देता है। ऐसी फर्म भी क्या करती है, वो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देती है। तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि आप कैपिटल अकाउंट से इसको माइनस करोगे, और क्योंकि ऑनर के लिए क्या है, ये इनकम है, तो और ऑनर की इनकम किसके थ्रू मिल रही है, फर्म के थ्रू ही मिल रही है, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में प्लस करोगे और कैपिटल अकाउंट से ही माइनस करोगे। लिखने का तरीका कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं इसमें। तो मान लीजिए अमाउंट कैलकुलेट होकर आती है 1000 रुपीज़, तो क्या करोगे, एक बार यहाँ 1000 प्लस में लिखोगे, एक बार 1000 यहाँ माइनस में लिखोगे। चेंज देखोगे इसका तो पूरे पूरे 1,00,000 रुपये ही रहेगा, क्योंकि इतना ही प्लस हुआ और इतना ही माइनस हुआ। और दूसरी एक चीज होती है आपके पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जब प्रॉपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, ठीक, तो बिजनेस भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जब उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बिजनेसमैन के लिए वो एक खर्चा होगा, और उसका खर्चा और हमारी बिजनेस के लिए यानी कि फर्म के लिए क्या हो जाएगी, एक इनकम हो जाएगी, क्योंकि वो चार्ज कर रहा है। तो फर्म के लिए जब इनकम है, और फर्म अपनी इनकम किस में ऐड करती है, कैपिटल अकाउंट में, इसलिए ये इनकम कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी।
और ये चार्ज भी किससे कर रही है, ये चार्ज भी ऑनर से कर रही है, और ऑनर अपना कोई भी पैसा कैश में नहीं देगा। जैसे कि कैपिटल का पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऐड करा था, इसी तरीके से वो भी अपने कैपिटल अकाउंट से पैसे को कटवा देगा। इसलिए ये क्या होगा, कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाएगा। तो ये आपको इनऑल पॉइंट ध्यान में रख के चलने हैं कि कौन सा इफेक्ट किस तरीके से इनऑल आपके पास में आएगा। तो कौन सी चीज़ें किस तरीके से होंगी, क्या करनी है, क्या उसका प्रोसीजर होगा, अगर वो आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से इनऑल सेट है तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट्स इसमें नहीं रहेगा। अच्छे तरीके से ये पॉइंट भी आपको इनऑल क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई एनी वन पॉइंट हो सकता है मेरे माइंड से स्किप हो गया हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि उसका इफेक्ट या एसेट्स का इफेक्ट एसेट्स पर आ रहा है, या एसेट्स का इफेक्ट लाइबिलिटी पर आ रहा है, या एसेट्स का इफेक्ट कैपिटल पर आ रहा है। किसी भी एक ट्रांजैक्शंस में दो एस्पेक्ट एटलीस्ट होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको उन्हें पहचानना है उन पांचों पॉइंटों से रिलेटेड, क्या वो कैपिटल है, क्या उसका रिलेशन एसेट्स से है, क्या उसका रिलेशन लाइबिलिटी से है, या क्या उसका रिलेशन एक्सपेंस से या लॉस से है, या इनकम और गेन से है। उसी तरीके की नेचर के अकॉर्डिंग उसको पहचानिए, समझिए पहले, और उसका एडजस्टमेंट आप किसी भी अकाउंटिंग क्वेश्चन में कर दीजिए। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताकर मेरे से क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो या अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। ऑल द